हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर की स्टडीज़, ठीक है, जिसमें मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर फोर्थ सेमेस्टर के स्टडीज़ के रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो होगी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, जो कि हमारी बुक का भी नाम यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, और जो हमारे बुक का ही नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक प्रमुख शिक्षा का क्षेत्र बन गया है, जिसमें हम सरकारी, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के संबंधों के बारे में विचार विमर्श करते हैं तथा उनके बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम किसी भी देश की सरकारी, गैर सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग देश हैं उनके संबंधों के विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। और विचार विमर्श का जो भी अध्ययन होता है वो सब आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत। वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी विशाल हो चुका है, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। इसमें काफ़ी सारे जो मुद्दे जुड़ चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। तो और भी देखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के अंतर्गत हम कई प्रकार की चीज़ों के बारे में बातें करते हैं जो निम्नलिखित है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जब हम अध्ययन करते हैं या उसकी कोई बात करते हैं हम लोग, तो उसमें कई सारे छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं जिनकी स्टडी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत करते हैं। और वो जो पॉइंट है वो ये हैं, मानव अधिकार। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे तो देखेंगे कि किस देश में मानव अधिकार के अच्छा प्रयोग किया जा रहा है, मानव अधिकार का किस तरह प्रयोग किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। वैश्विक गरीबी, ठीक है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, पर्यावरण से जुड़े जो मुद्दे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत। कई देश ऐसे हैं जिनके पर्यावरण से जुड़े जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ख़राब है, ठीक है, वहाँ पे पर्यावरण की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो हम उन देशों से संबंध बनाएंगे, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और उन्हें समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत होता है। अर्थव्यवस्था की हम अध्ययन करते हैं। वैश्वीकरण, सुरक्षा तथा राजनीतिक वातावरण जैसे मुद्दों को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, ठीक है। तो ये जो मुद्दे हैं इन सबको हम क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, उनके अंदर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक और उदाहरण है कि जब हम किसी दो देशों के बीच के अंतर्गत जो उनके संबंध है उनके अध्ययन करते हैं तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत और चीन की अगर हम बात करें तो उनके बीच में जो भी मुद्दे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो मुद्दे हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के में जो भी वाद विवाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। कुछ वाद विवाद राष्ट्रीय स्तर पर ही हैं और कुछ वाद विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ठीक है। और जो उनके बीच के संबंध है इनकी स्टडी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम अलग अलग देशों के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर हम क्या करते हैं? अलग अलग देश, जैसे कई सारे विश्व में कई सारे देश हैं, तो उन देशों के अंतर्गत जो गतिविधियाँ हो रही है, जैसे कि अमेरिका में इस समय कौन सी स्थिति चल रही है, भारत में किस प्रकार की स्थिति है, ठीक है, पाकिस्तान में किस प्रकार की स्थिति है, तो ये सब का अध्ययन भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत ही करते हैं। उसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है पूरी तरह से, ठीक है, जिसके कुछ उद्देश्य हैं, वह उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ उद्देश्य भी हैं और वो उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य जो है हमारे पास वो है कि युद्धों की उत्पत्ति को रोकना तथा शांति का रखरखाव करना। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करेंगे तो उनमें हम इस चीज़ की ज़रूर बात करेंगे कि हम किस तरह दो देशों के बीच का जो युद्ध है उसे समाप्त कर सकते हैं। दूसरा कि पूरे विश्व में हम किस तरह शांति बनाए रख सकते हैं, शांति का रखरखाव कितना अच्छी तरह हम कर सकते हैं। अगर सपोज़ करिए कि पूरे विश्व में युद्ध हो रहे हैं, शांति का अभाव है, ठीक है, तनाव का वातावरण है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे उसमें ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं होंगे, उसमें हम ज़्यादा चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हमेशा युद्ध की बातें चलती रहेंगी और अशांति की ही बातें चलती रहेंगी, इसीलिए, ठीक है। तो ये उसके कुछ उद्देश्य हैं। उसके बाद आता है वैश्विक प्रणाली के अंदर शक्ति की प्रकृति का अध्ययन, ठीक है। विश्व में जो भी प्रणाली है, ठीक है, उस प्रणाली के अंदर जो शक्ति है
उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। वर्तमान में अमेरिका महाशक्ति के रूप में विश्व में जाना जाता है, ठीक है। तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो अध्ययन है वो इसमें करते हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति कहलाता है। इसीलिए हम उसे उसकी शक्तियों का प्रकृति का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं के बदलते चरित्र का अध्ययन, जो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर हम कुछ लोगों की बातें करते हैं, कुछ राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर उन लोगों की बातें करते हैं जिनका चरित्र बदलता रहता है, बट वो अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों का भी हम अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दो प्रमुख सिद्धांत है, यथार्थवाद और उदारतावाद, ठीक है। यथार्थवाद और उदारतावाद दो प्रमुख सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करेंगे, आगे करेंगे अध्ययन, ठीक है, तो उसमें हम इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। यथार्थवाद और उदारतावाद, ये उसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं। अभी हम देखते हैं यथार्थवाद क्या है। तो यथार्थवाद की धारणा है कि राज्य अन्य राज्यों की सापेक्ष अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करता है, ठीक है। तो यथार्थवाद की धारणा में ये बताया गया है कि एक राज्य अन्य राज्यों के सापेक्ष अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए काम करता है। मतलब कोई भी राज्य है, ठीक है, वो क्या काम करेगा, वो बस यही करेगा कि वो अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी करेगी, अन्य देश उस पर हमला करके उस पर कब्जा ना कर ले, ठीक है। तो इसीलिए अर्थात इसको सिंपल भाषा में बताया गया कि अर्थात राज्य अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करेगा तथा अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को भी अच्छा करेगा, जिससे वह अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक बेहतर हो, ठीक है। तो राज्य क्या करेगा, अपनी शक्ति में तो बढ़ोतरी करेगा ही, पर साथ में जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी राजनीतिक व्यवस्था है, उसको भी बहुत ही ज़्यादा उसका विकास करेगा, जिससे क्या होगा कि अन्य जो राज्य हैं उनके प्रति वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है, विश्व में उसका ज़्यादा नाम होगा। उसके बाद आता है यथार्थवाद के सिद्धांत में बताया गया है कि पूरे विश्व में केवल एकमात्र महाशक्ति होगी, इसीलिए एक सैन्य शक्ति के संपन्न राज्य अपने से कमज़ोर राज्य को युद्ध में मात देगा। यथार्थवाद के सिद्धांत में ये भी बताया गया है कि पूरे विश्व में केवल एक ही महाशक्ति होगी, और अगर वह महाशक्ति क्या करेगी, अपने से कमज़ोर जितने भी कमज़ोर राज्य हैं उनको क्या करेगी, युद्ध में हराकर उन पर कब्जा कर लेगी। ये यथार्थवाद के सिद्धांत में बताया गया है। यथार्थवाद का प्रमुख सिद्धांत है कि स्वयं संरक्षण, अर्थात प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए शक्तियों की खोज करनी चाहिए तथा शक्तियों को बढ़ाना चाहिए। यथार्थवाद के सिद्धांत में एक बात ये भी बताई गई है कि जो भी राज्य है, मतलब प्रत्येक राज्य को क्या करना चाहिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए इतनी शक्तियाँ तो ढूंढ ही लेनी चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा कर सके, ठीक है। अपनी सुरक्षा करने के लिए उसको शक्तियाँ ढूंढ लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ शक्तियों को बढ़ाना भी चाहिए। उस प्रत्येक राज्य, जो भी कमज़ोर राज्य है, उसको क्या करना चाहिए, अपनी शक्तियों में बढ़ोतरी करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी अन्य राज्य उस पर कब्जा ना कर ले। उसके बाद आता है उदारवाद। उदारवाद विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी उदारता विचारधारा है, ठीक है, विवेकशील प्राणी माना गया है। उदारवादी विचारधारा में क्या माना गया है, किसी मनुष्य या फिर मानव को एक विवेकशील, ऐसा शांत स्वभाव का व्यक्ति माना गया है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयासों का परिणाम समझा जाता है, ठीक है। तो जो उदारवादी है उसमें मनुष्य को एक शांत स्वभाव का व्यक्ति माना गया है। साथ में मनुष्य ने जो भी सामाजिक संस्थाओं और जो राजनीतिक संस्थाओं में योगदान दिया है वो सब उसकी सूझबूझ के मतों पर है, ठीक है। मनुष्य ने क्या करा है, जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं बनाई हैं वो सब उसके सूझबूझ पर क्या है, सूझबूझ का परिणाम है, एक तरह से सूझबूझ का परिणाम है, ठीक है। उदारवादी विचारधारा की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, उदारवादी विचारधारा की जो उत्पत्ति थी वो 17वीं शताब्दी में हुई थी। उदारवादी विचारधारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके उसमें, क्योंकि इस जो पहला चैप्टर है वो भी इसमें ही पॉइंट आउट है, ठीक है। ये उदारवादी विचारधारा के उसमें काफ़ी सारे पॉइंट आउट है, तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक पॉइंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी 4th सेमेस्टर में है या फिर जिनका ये वाला टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे वीडियोस की लिंक देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।